किस्सा कुछ यूं बयान किया जाता है कि वियतनाम की तवील जंग में बुरी तरह मार खाने और इबरतनाक शिकस्त के बाद अमरीकी जब वापस जाने लगे तो वो वियतनामी जो अपनी कौम से गद्दारी के मुर्तकिब होकर अमरीकी फौज का साथ देते रहे थे, इकट्ठे हो गए कि हमें भी साथ ले जाएं। उनको अमरीकी फौज की तरफ से कहा गया कि आखिर में एक हेलीकॉप्टर आएगा जो तुम सब लोगों को ले जाएगा। जब अमरीकी फौज की वापसी तकमील के करीब पहुंच गई तो चंद बाकी रहने वाले अमरीकी फौजियों को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया। वियतनामी गद्दारों को एहसास हो चुका था कि अमरीकी उन्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक जाएंगे, सो उन्होंने जब हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश की तो अमरीकियों ने लात मारकर सीढ़ी को नीचे गिरा दिया और ये बात रकम कर दी कि गद्दार की हैसियत एक कठपुतली से ज्यादा नहीं होती। ये एक अलार्म है, नविश्ते दीवार है। इस वक्त हमारे अस्करी क्यादत डोनाल्ड ट्रंप के बूट पॉलिश में पेश है। अनकरीब आसिम मुनीर और शहबाज अर्दली की सीढ़ी भी लात मारकर गिराई जाएगी। तारीख बड़ी बेरहम है बेवकूफो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। जो आपकी मोहब्बतों का और जो आपकी तवज्जो का मशकूर है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे पैटर्न हैं, जो मेरे वेटरन हैं, सरप्रस्त हैं, जो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। मैं उनका दिल से जो है वो मशकूर हूं। 19 अगस्त 2026 की आज तारीख है और दिन है बुध का। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो शाम के 5:30 बज रहे हैं। 4 मेन खबरें हैं, उनको डिस्कस करेंगे और इसके अलावा बुलेटिन है, खबरनामा है, वो भी आपके सामने पेश करना है। सबसे पहली खबर या सबसे बड़ी खबर कि जनरल आसिम मुनीर को इबरतनाक शिकस्त हुई है। इस शिकस्त के मुख्तलिफ अवामिल हैं, वो आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा बादशाह क्या फैसला करेगा, इमरान खान का तर्ज अमल देखने के बाद, यानी अभी हमें इंतजार करना होगा थोड़ा। फिर हम डिस्कस करेंगे कलेजा चुबाने वाली ये मशहूर वाकया है हिंदा के बारे में, जो अबू सुफियान की अहलियत थी और जिन्होंने धोखे से हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को वाशी के जरिए शहीद कराया था और फिर उनका सीना खोला था और दिल, जिगर और जो है कलेजा निकाल के चुबाया था। तो ये वाकया उस वक्त से मशहूर है। एक औरत पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी शक्ल डेंटिंग पेंटिंग के बाद काफी भली लगती है, लेकिन असल में वो कलेजा चुबाने वाली हिंदा है। और वो कौन है उसकी बात करेंगे। सुना है कि उसकी चीखें आसमान तक जा रही हैं और वो अपने बाल नोच रही है, हर किसी को गालियां बक रही है और हर किसी को वीडियोस और ऑडियोज की धमकियां दे रही है। और जो स्टालिन, इनका नाम भी स्टालिन था, यानी स्टील से बना हुआ, ये सरबराह थे रशिया के और ये कहा करते थे कि वोट डालने वालों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी वोट गिनने वालों की। और पाकिस्तानी जर्नलों ने हर इलेक्शन में साबित किया कि वोट डालने वाले अहमियत नहीं रखते, बल्कि वोट गिनने वाले अहमियत जो है वो रखते हैं। और खासकर 8 फरवरी 2024 में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लोगों ने किसको वोट डाले और निकले किसके, आपके सामने है। 1977 का कहते हैं कि वाहिद इलेक्शन था जिसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई और अवामी लीग जीत गई। यानी पाकिस्तान का एक साफ सुथरा इलेक्शन होने वाला तारीख में वो मुल्क तुड़वा बैठा, मुल्क टूट गया उन इलेक्शंस के नतीजे में। यानी पाकिस्तानी
अपने 78 साल में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सके जहां पे शफाफ इलेक्शन हो सके, जिस पार्टी को वोट मिले वो जीत जाए और हारने वाले धांधली का इल्जाम न लगाएं, इनकी बातें सुने, इनकी उड़ानें सुने कि हमने ये कर दिया। अमेरिका में बाज जो है वो हुकूमत एक वोट से कायम रही, यही हाल बरतानिया का है कि एक एक और दो दो वोटों से लोग वजीर आजम बनते रहे, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये मैकेनिज्म जो है वो नहीं बन सका। मैंने जिक्र किया कलेजा चुबाने वाली अदालत जो है वो फैसला देती है कि इमरान खान को, चूंकि इमरान खान की सेहत खराब है, लिहाजा उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए। जो अडयाला जेल का अस्पताल है उसमें सफिशिएंट जो सहूलियात हैं वो नहीं है। और ये किस बेस पे होता है? ये उस बेस पे होता है जब अडयाला वाले अपनी रिपोर्ट, हुकूमती रिपोर्ट तैयार करके भेजते हैं कि इमरान खान डिप्रेशन का शिकार है, इमरान खान का बीपी फ्लक्चुएट करता है, इमरान खान की आंख खराब है। ये उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने, यानी ये कोई एजेंसियों की रिपोर्ट नहीं थी, ये फैज उम्मीद की तैयार की हुई रिपोर्ट नहीं थी, ये कुत्ते के खून वाली रिपोर्ट नहीं थी। जज उसको देखते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा कि खासकर जो शाहिद बिलाल साहब हैं ये तगड़े जज हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जज तगड़े हैं, ये स्टैंड ले लेंगे। उन्होंने स्टैंड ले लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कोई ऑर्गन भी ठीक नहीं है, तो सिंपल सी बात है अस्पताल मुंतकिल कर दें, और उसके बाद जो है ना अल्लाह खैर सल्ला। फिर नून लीग को समझ ना आए कि नून लीग करे क्या। यानी सबसे पहले वो मर्डरर, वो नासिर भट्ट 302 की FIR पिंडी में है, इस पे वो कहता है कि ये नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश है। राना सनौल्ला कहता है बिल्कुल फैसला ठीक है। तारिक फजल चौधरी कहता है बिल्कुल फैसला ठीक है। उसके बाद वो जावेद लतीफ जो अपनी पैदाइश के अलावा सिर्फ उसको छोड़ के सारे काम इमरान खान की सहूलतकारी पे डालता है, वो शेखुपुरे वाला, वो आ गया। यानी दो ग्रुप बन गए, और असल जो चीखने वाला ग्रुप है उसके पीछे मुख्यमंत्री और जो उनके घर के मुलाजिम हैं, सरकारी हाजन, वरीदा फारूकी, अंसार बासी, नसरुल्लाह मलिक, वो रावी, ये गंदे नाले, ये सारे भी उसके पीछे लग गए। अब सवाल ये है कि ये किस चीज पे ब्लैकमेल करेंगे? 17 सीटों पे 2.5 साल पहले इनको दिए गए बंदूक के जोर पे प्रोटोकॉल्स, खर्चे, दौरे, 11 अरब का जहाज, मेकअप, सर्जरियां, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, थाईलैंड, ब्राजील, टोटल हराम, टोटल लूट मार, और मौका दिया जर्नैलों ने। अब ये किस बात पे फुदकते हैं? और 2.5 साल हर काम के लिए काफी होते हैं, हर काम के लिए। अब तो नई मशरफ भट्ट ने बम फोड़ा है कि इमरान खान को 14 अगस्त पे इमरान खान की पसंद का, और जिस बेकरी का इमरान खान केक खाते हैं वो केक पहुंचाया गया। अब यहां पे असदुल्ला खान ने एक वाक्य बयान किया है। असदुल्ला खान कहते हैं कि जब इमरान रियाज खान छूट कर आए तो मैं, यानी असदुल्ला खान, सिद्दीक जान और समी इब्राहिम इमरान खान से मिलने गए। इमरान रियाज खान जो हमारे साथ ही हैं, तो उनकी हालत बहुत माड़ी थी, आपने भी देखी होगी उनकी हालत क्या हो गई थी, वो बोल भी नहीं सकते थे। तो इमरान रियाज खान को देखकर इन्होंने कहा कि यार तुम तो बिल्कुल ही गुजर गए हो। इमरान रियाज ने इंकशाफ किया कि तुम लोग मुझे जेल में देखते तो तुम लोगों को पता चलता कि मेरी हालत क्या है। ये तो जब इन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला किया तो खिलाया पिलाया, जबरदस्त खिलाया पिलाया, और मैं इस हालत में बाहर आया हूं, वरना तुम लोग मुझे पहचान ना सकते। क्या यही इमरान के साथ किया जा रहा है? पसंद का केक, पसंद की बेकरी, कि इमरान खान इतने जो है ना वो कमजोर हो गए हैं कि अब उनको खिलाया पिलाया जा रहा है। ये औरत ये जो है ना वो बालों में स्वाद डाल रही है, ये बालों में खाक डाल रही है, ये सीने पे 2 हथड़ मार रही है। किस बेस पे? मेहर शराफत से हारी है, बाप इसका डॉक्टर जास्मीन राशिद से हारा है, कुकड़ी आलिया हमजा से जो है ना वो हारा है,
میں نے آپ کو بتایا نا کہ نون لیگ کے ایک بندے نے کہا کہ یار آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے 17 سیٹیں لی ہیں، ہم نے 17 لی ہیں، نون لیگ کا ایک MNA کہتا ہے ہم نے 17 لی ہیں، یہ کنفرم ہے، کہتا ہے مجھے تو یقین نہیں کہ ہم نے 17 بھی لی ہیں۔ یہ کس بات پہ پھدک رہے ہیں، کس بات پہ پھڑک رہے ہیں یہ، اور کس بات کی ضد لگا رکھی ہے انہوں نے؟ اور پھر عمران خان کا نواز شریف کے ساتھ کمپیریزن، 50 روپے کا سٹامپ، وہ بھگوڑا، وہ کرپشن زدہ جس نے منی ٹریل نہیں دی، اس کے ساتھ عمران خان کا کمپیریزن۔ بہرحال یہ ضد ان کو لے ڈوبے گی۔ آج انہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے۔ وہ جو دلال ہے اور وہ جو غیر منقولہ چیف جسٹس ہے پاکستان کا، اعظم نذیر تارڑ، یہ خاندانی دلال ہے، رفیق تارڑ سے لے کر ان تک۔ اس نے درخواست دائر کر دی ہے، فیصلے پہ عمل ہوا نہیں ہے اور نظر ثانی کی درخواست پہلے دائر کر دی ہے۔ اچھا، درخواست دائر کر دی ہے، اسی بینچ کے پاس جائے گی درخواست جس نے فیصلہ دیا ہے، تو 24 گھنٹوں میں کیا ہو گیا کہ وہ بینچ اپنا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر دے گا۔ ادھر منیب فاروق کہہ رہا ہے کہ جی جس طرح مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل نہیں کیا تھا، اس پہ بھی عمل نہیں ہوگا۔ یہ ملک ہے، یہ لالو کھیت ہے، یہ چاکی واڑا ہے، یہ استبل ہے، یہ جنرل آصف منیر کے جو ہے نا ہیڈ ماسٹر صاحب کی جاگیر ہے کہ جی فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ اور وہ کس بنیاد پہ کپڑے پھاڑ رہی ہے؟ ہاں، ساون کے علاوہ بھی اگر کوئی بنیاد ہے تو چلے، ساون میں بارش ہو رہی ہے اور وہ جو ہے نا وہ چلا رہی ہے، کس بیس پہ؟ کس بیس پہ؟ یہ مجھ سے بہتر پوری دنیا جانتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ جی اب ہم آئیں گے بلٹن کی جانب۔ سب سے جو پہلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے غیر مقبول صدر ہونے کا۔ امریکی ہسٹری میں کسی بھی صدر کی 33% مقبولیت یہ کم ترین ہے، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں 33% مقبولیت پہ، اور لوگ ان کو بے روزگاری کا اور لوگ ان کو مہنگائی کا جو ہے وہ ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سونے پہ سہاگا کہ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں نائب صدر JD وینس کے ساتھ، اور مسئلہ ہے پیٹرولیم پرائسز۔ ان قیمتوں پر ان کے JD وینس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہیں، اور آج کل ان کے جو ہے نا آپس میں وہ کیمسٹری نہیں مل رہی۔ اس کے بعد ہم خبر شامل کریں گے پاکستان سے۔ یہ عبداللہ بن ابی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منافق ہے، سفید داڑھی والا انصار باسی۔ یہ ٹٹ پنجیا ہے نون لیگ کا، ان کی جو ہے نا وہ جھاڑو لگاتا ہے، پوچے لگاتا ہے، اصل میں اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے۔ صبح سب سے پہلے درود پاک ٹویٹ کرتا ہے، اس کے بعد سارا دن ظالموں کے جو ہے وہ گن گاتا ہے۔ پہلے کہتا تھا کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈھیل نہیں، اب کہہ رہا ہے کہ جو 6 مہینے سے زیر بحث تھا عمران خان کے ساتھ وہی ہوا ہے، یعنی پھر ڈیل کی شکل، پھر ڈیل کی ہے، کیونکہ یہ تلے ہوئے ہیں عمران خان کو نواز شریف بنانے پہ، یہ تلے ہوئے ہیں عمران خان کو زرداری بنانے پہ یا بے نظیر بنانے پہ، یہ تلے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے جی 6 مہینوں سے جو میں خبریں دے رہا تھا، جو ملاقاتوں کی رپورٹنگ کر رہا تھا، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے۔ اب جو ہے وہ بادشاہ فیصلہ تبدیل نہ کر دے، موجود ہے۔ یعنی عمران خان نے پنجاب اسمبلی توڑ دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پرویز الہی نہیں ہوئے تھے الیکشن 90 دن میں، پشاور کی توڑ دی تھی، نہیں ہوئے تھے الیکشن 90 دن میں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دوست نے میسج کیا کہ تحریک انصاف کے دوستوں کو کہیں کہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے وقت تنقیدی پوسٹنگ کرنے سے احتیاط کریں، ورنہ کہیں بادشاہ سلامت اپنا ذہن تبدیل نہ کر لیں۔ گزارش یہ ہے کہ عمران خان کو ہسپتال بھیجنے کا فیصلہ تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز کی پوسٹوں یا احتجاجی کالوں اور چند صحافیوں کی خبروں کے بعد نہیں ہوا۔
اور نہ اب تنقیدی پوسٹوں کی وجہ سے ریورس ہوگا، لیکن پھر بھی احتیاط ضرور کرنی چاہیے اور حالات کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ پہلے فیصلہ ہوا تھا، پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں اور صحافیوں کو اس مسئلے پر آواز اٹھانے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ سب کچھ نیچرل لگے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کا کچھ علاج کروا کر انہیں سائٹ پر ہونے کا کہا جائے گا اور پارٹی دوسروں کے حوالے کرنے کی تجویز دی جائے گی۔ عمران خان اس کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد بادشاہ اپنا اگلا منصوبہ بنائے گا کہ عمران خان کو ہسپتال میں ملاقاتیں بہت آسان ہیں کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں، پارٹی جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیں، تو پھر ورنہ نیا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان نے الشفا آنا ہے، الشفا میں آنے کے بعد اڈیالہ جانا ہے یا پھر بنی گالہ جانا ہے یا سمان پارک، یہ بادشاہ فیصلہ اس وقت کرے گا جی، کہ انہیں واپس جیل بھیجنا ہے یا بنی گالہ شفٹ کرنا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے خان کیا فیصلہ کرے گا۔ خان کے پاس کھونے کے لیے بچہ کیا ہے، 74 سال عمر ہو گئی ہے، تو اب کیا بچہ ہے ان کے پاس کھونے کو، وہ کیا فیصلہ کریں گے آپ اچھی طرح جانتے ہیں جی۔ عوام اگر ملینز کی تعداد میں پاکستان کے ہر شہر میں نکلے تو خان صاحب کو دوبارہ جیل بھیجنے سے روک سکتے ہیں، یہی راستہ ہے۔ یعنی لوگ نکل آئیں، عمران خان ہسپتال میں اور رکاوٹ بن جائیں کہ آپ جیل میں ڈال کے دیکھیں، اور عوام ہوتی ہے، پھر کوئی ٹینک کام نہیں کرتے۔ ترکی میں آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، شری لنکا میں دیکھ لیں، اگر عوام ملینز کی تعداد میں نکل آئے تو اگلی خبر کیا ہے یہ ذرا سنیں۔ بجلی کا جو خسارہ ہے وہ ہو گیا ہے 1675 ارب روپے، یہ خسارہ ہے بجلی کا، یہ جو دیتے ہیں دوسروں کو، لائن لاسز، چوریاں، یہ جو فیکٹریاں چلاتے ہیں، 1675 ارب۔ اس بات کا آپ کو نہیں پتہ ہوگا، 3 روپے 30 پیسے فی یونٹ وصول کرنے کے باوجود لاس بھی آپ سے وصول کر رہے ہیں، لاس، نقصان بھی آپ دے رہے ہیں، یہ لگا ہوا ہے بل میں، لاس لگا ہوا ہے، اس کے باوجود اتنا خسارہ ہو گیا۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے جہاں پہ بڑا فنکشن ہوتا ہے کنڈے ڈالے جاتے ہیں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، کراچی میں جو ہے نا وہ انت مچائی رکھی جو ہے نا وہ ایم کیو ایم نے کنڈوں سے، اور یہ جتنے بھی بڑے جو ہے نا وہ جاگیردار ہیں، جتنے بھی بڑے پیر ہیں، گدی نشین ہیں، ان کی بجلیاں اسی طرح ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، فوجی افسروں کی اسی طرح ہیں، ایڈجسٹ کرواتے ہیں بل، 20,000 کا بل 5,000 کا اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ اب بن گیا ہے 1675 ارب، اور یہ آپ پہلے بھی دے رہے ہیں، پھر آپ کو دینا پڑے گا جی۔ $91 پر بیرل جو ہے وہ ہو گیا ہے تیل، اور بحران ہے آبنائے ہرمز کا، آپ جانتے ہیں وہ سموتھ نہیں ہو رہی، وہاں پہ موت جیسی خاموشی ہے، اور جو منڈیاں ہیں وہ کریش کر گئی ہیں ایک بار پھر، اور $91 پر بیرل جو ہے وہ ہو گیا ہے تیل۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے یہاں تو روزانہ جنگ ہوتی ہے، آج بھی بڑا ہے پیٹرول اور ڈیزل، یعنی وہ آپ کو یاد ہوگی مریم اورنگزیب کہ رات کو کاروائی ڈالتے ہیں، یہ تو رات کا انتظار نہیں کرتے، یہ میرا خیال ہے صبح کاروائی ڈالتے ہیں، ان کی ٹائمنگ اور ہے۔ بہرحال آج پھر پیٹرول بڑا ہے۔ عبرتناک شکست کس طرح ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کو، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب طاقت کے زوم میں مبتلا جنرل کو اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی۔ غور سے سننا ہے، سب سے پہلے عمران خان کو ہسپتال منتقل کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ خان کو یہ ریلیف کسی عدالت نے نہیں دیا، بلکہ عمران خان نے اپنی 3 سالہ ناحق قید، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے خود حاصل کیا ہے۔
इमरान खान न किसी डील का कायल था, न है और न कभी होगा। इमरान खान को ये रिलीफ आसिम मुनीर ने नहीं दिया, बल्कि आसिम मुनीर की मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाली पॉलिसियों की वजह से नागुज़ीर हो गया था। बार बार आप सुन रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के दो धड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट में दो आरा पाई जाती हैं, उसको ज़हन में रखें। आसिम मुनीर को कहा गया है कि अब बस कर दो, तुमने 4 साल अपनी मर्जी मुसल्लत करके देख ली। इलेक्शन, गिरफ्तारियां, जेल, पार्टी तोड़ने से लेकर कत्लेआम, तशद्दुद, हर आजमा लिया, मगर इमरान खान नहीं टूटा। नतीजा सिफर रहा। मुल्क को तबाही और बहरानों के सिवा कुछ नहीं मिला। इमरान खान को तुम अगले 10 साल भी जेल में रख लो, वो नहीं मानेगा। उससे बात करने का, मामला ठीक करने का वाहिद रास्ता उसे जेल से निकालकर मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना है। जी, मुल्क मजीद तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तुम्हें एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। अब जिद और हट धर्मी छोड़कर हकीकत तस्लीम करना होगी। खित्ते के हालात खतरनाक रुख अख्तियार कर रहे हैं। पूरा मुल्क इंतशार की लपेट में है। तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, वरना मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और फिर जनरल को बिल आखिर अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। अब यहां से ये खबर मुलाजा करें, बलोचिस्तान के हालात खराब हैं, एलपीजी का बहरान पैदा हो गया है। अंदाजा करें, ये क्या कहते थे, एक एसएचओ की मार है। ये क्या कहते थे, टोटल 1500 बंदे हैं। किधर गया वो एसएचओ, किधर गए वो 1500 बंदे। यानी इतनी रिट कायम नहीं है कि एलपीजी वहां से नहीं आ रही, लाइनें उड़ाई जा रही हैं। बाकी पाकिस्तान में एलपीजी का बहरान बढ़ रहा है, एलपीजी महंगी हो रही है और मिल ही नहीं रही। जी, बलोचिस्तान के हालात खराब हैं। बलोचिस्तान किसके पास है 78 साल से? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। जो कमांडर सदरन कमांड है, कोर कमांडर क्वेटा, वो बादशाह है, सारा कुछ उसी के पास है। दो तो सोने की चिड़ियां पाकिस्तान में, एक कराची और एक बलूचिस्तान क्वेटा। ये दो सोने की चिड़ियां हैं जहां पे ये जाते हैं बड़े शौक से, और फिर जब वापस आते हैं तो गद्दे, घोड़े, ऊंट भर भर के लाते हैं। बादनियात भी वही हैं। अब कहते हैं वहां पे हालात खराब हैं, एलपीजी का बहरान पैदा हो गया है। आप अंदाजा करें। उससे जरा अगली खबर सुने। अगली खबर यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो हालात वो इतने कशीदा हो गए हैं कि कानून साजी नहीं हो पा रही। कानून साजी क्या करनी है? अवाम के लिए करनी है, अपने लिए कोई ना कोई इस्तिस्ना लेना होगा, कोई मराहत लेनी होगी, तनख्वाहें बढ़ानी होंगी, प्रोटोकॉल लेना होगा। अवाम के लिए तो कोई कानून साजी नहीं होती। ब्रिटेन की आखिरी खबर क्या है? आखिरी खबर यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जुर्माना होने जा रहा है मार्क ज़ुकरबर्ग। फेसबुक 3886 खरब। और ये क्यों होने जा रहा है कि फेसबुक ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा अपने पास रखा है, महफूज किया है। एप्स्टीन फाइल जेल में रखे। ये लानती क्या करते हैं? इनकी हवस किससे मरती है? ये किससे मुतमईन होते हैं? औरत का क्या हाल किया है इन्होंने इश्तिहारों में। बहरहाल जी, ये 3886 खरब का जुर्माना होने जा रहा है मीटा या फेसबुक को, मार्क ज़ुकरबर्ग को। अब आपके सामने मेन मुद्दा रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुनना है कि वोट गिनने वाले या वोट डालने वाले। बड़ी खबर है कि अदालत उज़्मा के हुक्म पर अस्पताल मुंतकिली हो रही है। मामला बड़ी अदालत में कब पहुंचा था? शायद इस साल के अवाइल में, इस साल के शुरू में। और हुक्मनामा अब आया है जब कितने ही मौसम बदल चुके, देर आयत दुरुस्त आयत। इस मुमलिकत में किसी को जहां से भी कोई रियायत मिले गनीमत समझना चाहिए। अगर कहीं से आपको कोई रियायत मिल जाती है तो
और ये नहीं पूछना चाहिए कि दरे जिंदा मुलाकातें महदूद क्यों कर दी गई और वकला की रसाई भी बहुत कम हो गई। ये न पूछें। ना ऐसे नुकात पर कुछ कहना चाहिए कि कैदी जो भी हो अख्तियारात, अखबारात और किताबों तक रसाई उसका कानूनी हक है। कानून में दी गई रियायतों को महदूद किया जाए तो पूछना बनता है कि ऐसे प्रेशर की तरकीबों का मकसद क्या है। ये क्यों प्रेशराइज करते हैं? किताबें नहीं देते, अखबारात नहीं देते, टीवी नहीं देते। क्या किसी को तोड़ना मकसूद है? किसी के हौसले को कम करना नस्बुलैन बनाया हुआ है? तवानाइयां किसी फर्द की या हुकूमत की महदूद होती हैं, उन्हें सिर्फ अच्छे कामों पर सर्फ होना चाहिए। इस ज़मन में ये कौन सी रवायात हैं जो हमारे यहां डाली गई हैं? यानी जो मसाइल हैं, अभी आपको एलपीजी का बताया, इमरान, रियासत, हुकूमत, काबीना इमरान, और कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में। गिरफ्तारियां अंग्रेज दौर में भी होती थी, गौर करना है। अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि पुलिस का दस्ता घर पर आया, गिरफ्तारी की गर्ज से पैगाम भेजा मैंने कि हम तैयार हो जाएं। चाय पी, सामान समेटा, फिर इज्जत और आबरू से पुलिस के साथ चल पड़े। ये गोरे थे। यहां पुलिस क्या करती है? क्या करती है यहां पे पुलिस? ये अब्दुल कलाम आजाद को गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे सुने, चल पड़े। जिस बदजौकी और बदतमीजी के मुजाहरे ऐसे मौके पर यहां होने लगे हैं, ऐसी कोई चीज मौलाना के साथ न हुई। जेरे हिरासत भी रहे तो दूसरे चोटी के कांग्रेसी लीडर भी साथ थे। उनसे गपशप रहती, मुनासिब खाने का इंतजाम होता, चहलकदमी होती। ये जेल की बात हो रही है। हमारे यहां तो यूं है कि अखलाकी मुजरिम हो और वसाइल हो तो जेल में वक्त अच्छा गुजर जाता है, रेप करे, जो मर्जी करे, मॉल होना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो हो तो नफसियाती अजियतें पहुंचाने की सोच पैदा होती है, छोटी सी कोठरी में डाल दिया जाता है और इरादा यही होता है कि कैदी अंदर से टूट जाए और नरमी का तलबगार बने, रहम की अपील करे। ना कहती है रहम की अपील करे, इतना तोड़ो। भुट्टो से मुलाकातों पर अलबत्ता कानून से हटकर कोई पाबंदी न थी। एहलिया और दुख्तर मिलती थी और वकला जब चाहते साबिक वजीर आजम से मिल लेते। कुतुब और अखबारात पर कोई पाबंदी न थी, हालांकि ज़िया का दौर था। ये भुट्टो की बात हो रही है। मुआशरा अपने आप को मुहज्जिब कहे तो हालात को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ये कहना पड़ता है कि जेलों में आम कैदियों के लिए हालात बेहतर हुए हैं। टीवी की सहूलत कैदियों को मुहैया की गई है। उस्मान बुजदार की वजह से कैदियों को अंदर से फोन करने की सहूलत भी मुयस्सर है, जो कि बहुत बड़ी तब्दीली है। उस्मान बुजदार ने फोन करने की इमरान खान की हुकूमत ने इजाजत दी थी कि घर वालों को फोन करें, लेकिन हुकूमत की आंख में कोई खटके तो फिर सब कुछ तब्दील हो जाता है। फिर वकला को इंसाफ के दरवाजों पर दस्तक देनी पड़ती है, तारीखें लगती हैं और कहीं कोई रायत आ भी जाए, जैसा कि अस्पताल मुंतकिली की सूरत में आई है, तो चेमे गोनियां शुरू हो जाती हैं कि रायत की असल वजह क्या है, पीछे या अंदर खाना क्या हो रहा है। अंधेरों में कोई बातचीत तो नहीं हो रही जिसकी वजह से ये रैत सामने आई है। मैंने इब्तिदा में बताया कि किस तरह नून लीगी भौंक रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, अगर कोई रैत मिल भी जाए। हालात जहां तक पहुंच चुके हैं कि अदालती फैसला खुद से भी आया हो, उस पर शक किया जाता है कि खुद से तो ऐसा नहीं हो सकता, पीछे से जरूर कुछ हुआ होगा। ये मुल्क है, ये इसके इदारे हैं। हमारे हालात का तकादा है कि हर चीज को शक की निगाह से देखा जाता है। एक तो ये मुंतकिली वाली खबर आई है और इसके हवाले से चेमे गोइयां होंगी, एक नई बहस छिड़ जाएगी कि असल बात क्या है। साथ ही खबरें गर्म हैं कि एक नई आईनी तरमीम के जरिए एक नया हुकूमती निजाम या बंदोबस्त लाया जा रहा है।
इस मुजव्वजा तरमीम के चीदा चीदा नुकात सोशल मीडिया के जरिए मंजर आम पर आ रहे हैं। नए सूबों की बात है, लोकल गवर्नमेंट के एक नए ढांचे का जिक्र है, और जैसा कहते आए हैं, सदारती तर्ज हुकूमत का अंदिया भी दिया गया है। जो चीजें थी उनसे काम नहीं चला, अब पता नहीं कौन से मौजों की तवक्को इस नए मुजव्वजा ढांचे से की जा रही है। हिंदुस्तान का एक ही निजाम है जो वो शुरू दिन से चला रहे हैं। एक मिसेस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की झक मारी थी, लेकिन उन्हें जल्दी आईनी रास्ते पर वापस आना पड़ा, और जो झक मारी उसकी भारी कीमत भी अदा करना पड़ी। इस एक लफ्ज के अलावा हिंदुस्तान का वही निजाम चल रहा है जब से उनका आइन लिखा गया। पाकिस्तान उसी बरतानवी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मार्ज वजूद में आया जिससे हिंदुस्तान को आजादी मिली, लेकिन हम हैं किसी एक चीज पर टिक न सके और हर रुत के बदलने के साथ किसी नए हुकूमती तजर्बे का ढंढोरा पीटने में लगे रहे। कौन सा नुस्खा है जो हमने नहीं आजमाया? पार्लिमानी निजाम, सदारती निजाम, मार्शल लॉ के ज़ाब्ते, इस्लामी निजाम, अयूब खान की बुनियादी जमहूरियत, ज़ियाउल हक का लोकल गवर्नमेंट, मुशर्रफ का बलदाती निजाम, और अब फिर से एक नए आईनी रास्ते पर चलने की तैयारी है। जी, सूबों के हवाले से 1 यूनिट का तजर्बा हुआ और फिर उसे खत्म करना पड़ा, मिला कुछ भी नहीं, लेकिन बेकरारी मौजूद रही। नाम निहाद जमहूरी अदवार के दरमियान कुछ सियासी रहनुमाओं को खिलाफत के ख्वाब आए। इसबाब जो भी थे, शुक्र है वहां तक बात न पहुंची ये नवाज शरीफ अपने आप को खलीफा बनाने वाला था। नए तकाज़ों के नए निजामों के चक्कर में एक मसला पाकिस्तान की आला सलाहियतों से हल नहीं हुआ कि ढंग से इलेक्शन कराए जाएं। मैंने इब्तिदा में बताया, इलेक्शन इनसे होते नहीं है, निजाम नए नए। कोई इलेक्शन धांधली या गैर आईनी मुदाखलत के इल्जामात से आजाद न रह सका। जिस एक इंतखाब को आजाद और मुनसिफाना समझा जाता है, वो जो याह्या खान ने 1970 में कराया, उसके नतीजे में मुल्क 2 लाख हुआ, जहां छोटी मोटी धांधली के इल्जामात हमेशा से लगे। जो 2024 के इंतखाबात में फॉर्म 47 का झुर्रू फिरा, उसने सारे साबका तजर्बात को मात दे दी। इलेक्शन इनसे ढंग से होते नहीं है, ये निजाम वो निजाम। जी, जिससे सवाल उठता है कि नया निजाम जैसा भी हो, लोकल या कौमी इंतखाबात कैसे कराए जाएंगे, ये सवाल है। इलेक्शन कौन लूटेगा, कौन डब्बे चोरी करेगा? सवाल तो वही है, चाहे जो भी निजाम हो। जी, अहमियत वोटों की होगी या वोट गिनने वालों की, जो जुलियस स्टालिन ने कहा। अवाम के जहनों में यह सवाल तो है, लेकिन जो नए निजाम की खूबियों के ढोल पीट रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पर नए निजाम में जिला मेयर की बात हो रही है कि डायरेक्ट वोटों से मुंतखब किया जाएगा। मेयर का इंतखाब हकीकी वोटों की बुनियाद पर होगा या फॉर्म 47 के करिश्मे से। अब मेयर को कौन मुंतखब करेगा? एजेंसियां, ISI, MI। वो इलेक्शन तो यहां होते नहीं है, जो मर्जी निजाम ले आए। जी, इसी तरह सदारत के ओहदे के बारे में भी कहा जा रहा है कि डायरेक्ट वोटिंग होगी। फिर वही सवाल कि फैसला वोटों से होगा या गिनने वालों की मर्जी से? किससे फैसला होगा? आज इलेक्शन करा ले इमरान खान और आसिम मुनीर में, सदारती इलेक्शन। एक तरफ इमरान खान हो, दूसरी तरफ सारी सियासी जमातें और सारे जर्नैल हो, करा लें। वोट गिनेगा कौन? वोट इनसे गिनने नहीं होते। नए निजाम। जी, जब मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को एक यूनिट में समोया गया तो कौन सी इंतजामी बेहतरी आई? पहले 4 सूबे थे, एक कर दिया गया। क्या हुआ? जब 1 यूनिट टूटा और पहले के 4 सूबे बहाल हुए, फिर कौन सी तब्दीली आई? फिर 1 यूनिट तोड़ के 4 सूबे बना दिए गए, फिर क्या हुआ? अब इन 4 सूबों को 36 बना देंगे, फिर क्या होगा?
इलेक्शन इनसे होते नहीं है जी। जिला के डीसी जब मुशर्रफ इस्लाहात के तहत डीसीओ बन गए और एसपी डीपीओ हो गए तो कौन से मौजे रूनुमा होने लगे? वही पंजाब पुलिस नहीं है, दरिंदे, घरों को तोड़ने वाले, 20 रुपए रिश्वत में छोड़ने वाले, नाम चेंज हो गए, डीपीओ, डीसी और पत्नी क्या 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 हुआ यहां पे जी। कौन से मौजे रूनमा होने? आम आदमी को तो इतना पता है कि 1 यूनिट हो या 4 सूबे हों या उससे ज्यादा, किसी सरकारी दफ्तर में काम तो कैद आदम के नोटों से होता है। सिंपल, जितने भी सूबे हों कैद आदम की तस्वीर वाले देंगे कागज तो काम होगा। जिला में एसपी हो या डीपीओ, थानों में कैद आदम की तस्वीर ही चलती है, जो मर्जी है कर लें, ओहदे बदल दें, नाम बदल दें। कौम के मेहरबान इतना तो सोचें कि इस वक्त मुल्क कौमी पैदावार से नहीं चल रहा है तो बैरूनी कर्जों से। ये कोई नहीं सोच रहा। 20 और 22 अरब रोज का कर्जा, रोज का, ये कोई नहीं सोच रहा। खाई जा रहे हैं, उतारेंगे जी। ये 25 करोड़ जो हमने बेगार पे लगाए हुए हैं, अभी बिजली का आपको बताया, और इस जरे मुबादला से जो बाहर मुकीम पाकिस्तानी भेजते हैं, वो मजदूर जो माओ से, बीवियों से, बहनों से, बेटियों से दूर, उनके जो है ना वो जरे मुबादला पे मुल्क चल रहा है। ये 2 जराए न हो तो सब कुछ ठप होकर रह जाएगा। तनख्वाह देने के पैसे नहीं है अगर ये कर्जा और रेमिटेंसेज ना हो, और ये कभी कौन सा निजाम और कभी कौन सा निजाम, करने के काम होते नहीं, नित नए नुस्खों की नवीद सुनाई जाती है। जो काम करना है वो नहीं होता, ना वो करना है। यानी फौज का काम है, डिफेंस नहीं करते, वरना एलपीजी शॉर्ट होती, दहशतगर्दों से हार मान ली जाती। जो करने के हैं वो नहीं करने। नए तजर्बे, अब जी 38 सूबे बनाएंगे, अब जी 32 सूबे बनाएंगे, अब जो है वो सदारती इलेक्शन होगा, अब 28वीं तरमीम आएगी, क्या होगा उससे? यही लोग हैं, यही शरीफ खानदान है, यही मुख्यमंत्री है, यही जरदारी है, यही उसका लौंडा है, यही पक्के के डाकू हैं, यही जर्नैल हैं जो अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते। वो कहते हैं कब्जा है जी, ईस्ट इंडिया का कब्जा है, जो मर्जी करें। आम आदमी तो ब्लडी सिविलियन है, हमने उसको अख्तियार देना ही नहीं है, हम उसके हवाले करने ही नहीं चाहते। पूरी दुनिया सिविलियन चला रहे हैं, पूरी दुनिया सिविलियन चला रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के। और क्या पाकिस्तान चल रहा है? अगर चल रहा होता ना तो हम कहते ठीक है, चल रहा है। वो कर्जा और रेमिटेंसेस, जो काम करने के हैं वो नहीं करने, और जो नहीं करने के वो करने हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।